नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज सबसे पहले हम आपको यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को उनके नाना याद दिलाने वाला विश्लेषण करेंगे। आज उनको उनके नाना याद दिलाएंगे, जैसे कहते हैं ना, नानी याद आ जाएगी उनको। आज इनको नाना याद दिलाएंगे, जिसे बांग्लादेश के कसाई का राजनीतिक पिता कहा जाता है। मतलब ढाका के कसाई से, बड़े कसाई कर रहे हैं ना, इनको ढाका के कसाई से मिलवाएंगे बेशरम बिलावल को। इसके बाद हम ईरान में हिजाब विरोधी क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले 23 साल के क्रांतिवीर से आपको मिलवाएंगे, जिसके आखिरी शब्द हैं, मेरे मरने के बाद कुरान मत पढ़ना। उनसे क्या सीख सकती है दुनिया, और कट्टरपंथियों की कैसे क्लास आज लगाएगा ये 23 साल का क्रांतिवीर। ये विश्लेषण आप जरूर देखेगा। इसके बाद हम यूरोप की मारामारी वाली महामारी, ये कट्टरता वाली महामारी है, मारामारी वाली महामारी का विश्लेषण करेंगे पूरे यूरोप में जो फैली हुई है। और साथ ही आखिर में हम आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं, बहुत जरूरी। क्या आपके बच्चे की टॉफी में कहीं बीफ तो नहीं है? आपके बच्चे की टॉफी में कहीं बीफ तो नहीं है? लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को उनके कसाई नाना की याद दिलाएंगे। आज हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र के मंच और राजनीति की मर्यादा तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बिलावल भुट्टो ने इस बात का भी सबूत दे दिया कि दिवालिया हो चुके पाकिस्तान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, मानसिक स्तर कहां तक पहुंच गया है। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद अमर्यादित और बेशर्म टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब भारत विजय दिवस मना रहा है। तस्वीरें देख लेनी चाहिए थी। आज विजय दिवस भारत मना रहा है बिलावल भुट्टो को। आज यानी कि 16 दिसंबर के दिन 1971 में भारत से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने अंग भी गंवाया और इज्जत भी गंवाई थी। 2 टुकड़े कर दिए थे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के। आज के दिन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी ने कुल 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 के दिन भारतीय सेना के पराक्रम की वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान की क्रूरता, अत्याचार और एक कसाई से मुक्ति मिली थी। इसको ढाका का कसाई, बूचर ऑफ बांग्लादेश, बड़ा कसाई कर रहे थे ना आज बिलावल भुट्टो। आज उनको, बिलावल को उनके नाना याद आएंगे। इतिहास के पन्नों में आपने चंगेज खान, हलाकू, तैमूर लंग जैसे कसाईयों के बारे में पढ़ा होगा। क्रूरता की हदें पार कर दी थी इन्होंने। लेकिन आज आपको पाकिस्तान के एक ऐसे कसाई के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो को जरूर जानना चाहिए, जिसकी वजह से बांग्लादेश में एक ही रात में शमशान घाट तब्दील हो गया था। एक रात में 7,000 लोगों का कत्ल हुआ था। एक रात में 7,000 लोगों का कत्ल। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो को तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। नाम टिक्का खान, जिसे ये तस्वीर, बिलावल भुट्टो इसको पहचानते हैं। इसका नाम है टिक्का खान, जिसे बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। इस कसाई के सिर पर हाथ था भुट्टो परिवार का, बिलावल भुट्टो के परिवार का, उनके नाना का। लेकिन पहले आपको टिक्का खान के बारे में जानना चाहिए। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिलावल भुट्टो को असली कसाई से मिलवा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे क्रूर कट्टर कसाई, जिसने बांग्लादेश में क्रूरता की सारी हदें पार करी, एक रात में 7,000 लोगों को मार दिया। 1971 के युद्ध से पहले, ध्यान से सुनिएगा, जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में विद्रोह तेज हो रहा था, तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति और तानाशाह जनरल याह्या खान ने टिक्का खान को बांग्लादेश भेजा। बांग्लादेश पहुंचते ही टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी पूर्वी पाकिस्तान। इस ऑपरेशन के तहत टिक्का खान के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ने जो किया, तो इसको सबसे क्रूर कट्टर कसाई कहा जाता है। तो बिलावल भुट्टो को चेहरा जरूर याद होगा, उसे शायद ही कभी इतिहास भुला पाएगा। एक रिपोर्ट बताती है कि ढाका में तो एक ही रात में 7,000 लोगों को मार दिया गया था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, किसी को भी नहीं बख्शा गया। बल्कि रॉबर्ट पेन नाम के एक लेखक ने
अपनी किताब में लिखा कि 1971 में सिर्फ 9 महीने में कसाई किसे कहते हैं बिलावल भुट्टो, 9 महीने में बांग्लादेश में करीब 2 लाख महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 लाख, 9 महीने में 2 लाख महिलाओं लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ। इसे कहते हैं कट्टर कसाई। आज इंट्रोडक्शन जरूरी था और इस क्रूरता को भारतीय सेना ने वहां पर रोका। 16 दिसंबर यानी कि आज के दिन पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 20 दिसंबर को बिलावल भुट्टो के नाना प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश के इस कसाई को उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा इनाम देते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। यानी कि ये तो कसाई, ये तो बूचर ऑफ बांग्लादेश, लेकिन फादर ऑफ ऑल बूचर कौन? बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्हें आप कसाईयों का बाप कह सकते हैं। बांग्लादेश का कसाई जुल्फिकार अली भुट्टो को कितना प्रिय था, यह कसाई इतना प्रिय था जुल्फिकार अली भुट्टो यानी कि नाना किसके? बिलावल भुट्टो के। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जनरल टिक्का खान के रिटायरमेंट के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1976 में टिक्का खान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर सुरक्षा सलाहकार बनाया। इसके बाद जब जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया तो जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल टिक्का खान दोनों को नजरबंद कर दिया गया। फिर 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, नाना बिलावल भुट्टो की उनको फांसी हो गई। इसके बाद जब बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो 1988 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो भी, कसाईयों का परिवार ऐसे नहीं कहा जाता, तो भी इस कसाई को, कट्टर कसाई को, क्रूर कसाई को, टिक्का खान को फिर से सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। यह बांग्लादेश के कसाई से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भुट्टो परिवार की यह असलियत है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले भुट्टो परिवार की एक और कड़वी सच्चाई आज जाननी चाहिए। दरअसल कट्टरता, धोखेबाजी, फरेब, भ्रष्टाचार भुट्टो खानदान का गुण रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही दरअसल 1965 में चोरी की तकनीक से परमाणु बम बनाने की शुरुआत कराई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही कहा था कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। यह जिहादी सोच थी इनके परिवार की, इनके नाना की, जुल्फिकार अली भुट्टो। यही जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में इतने बदनाम हुए कि उनकी फांसी के बाद कोई आंदोलन तक नहीं हुआ था। इन्हीं बिलावल भुट्टो के नाना, उनकी मां 1971 में पाकिस्तान के युद्ध बंदियों को छोड़ने के लिए घुटनों पर थे, गिड़गिड़ा रहे थे। 1971 में आज के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आगे गिड़गिड़ा चुके थे, गिड़गिड़ा रहे थे इनके परिवार। इन्हीं बिलावल भुट्टो के पिता भ्रष्टाचार की वजह से पाकिस्तान में मिस्टर 10% के नाम से कुख्यात है, मिस्टर 10% कहा जाता है। ऐसे परिवार से आने वाले बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हैं तो उन्हें बताना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक सेकुलर भारत, ये शब्द आपके लिए बड़े अनोखे होंगे बिलावल भुट्टो, कभी सुने नहीं होंगे। सेकुलर, डेमोक्रेटिक सेकुलर भारत, 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि हैं नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करती है। हम G20 होस्ट करते हैं और आप लोग ओसामा बिन लादेन को होस्ट करते हैं। पूरी दुनिया की जितनी कंपनीज हैं उनके जो हेड्स हैं वो लगभग इंडियंस हैं और पूरी दुनिया के जितने आतंकवादी संगठन हैं उनके आकाओं का संबंध पाकिस्तान से है। इस्लामिक मुल्क भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई दाग नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के जिस मंच पर बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे, उसी मंच से भारत ने बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान को झन्नाटेदार कूटनीतिक तमाचा मारा। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That we cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai. The world is not stupid, the world is not forgetful. यूनाइटेड नेशंस के विश्व मंच पर ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का वर्ल्ड प्रीमियर था। ये पाकिस्तान के मुंह पर भारतीय कूटनीति का झन्नाटेदार तमाचा था, जिसकी वजह से बेशर्म बिलावल कहे जाने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बौखला उठे। बेशर्म बिलावल के अंदर का मौलाना बिलावल
एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान का दिवालियापन बिलावल के सिर चढ़कर बोलने लगा और संयुक्त राष्ट्र के मंच की मर्यादा भूलकर प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने लगे। That Osama bin Laden is dead, but the Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. दरअसल पाकिस्तान ने खुद यूएन के मंच से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती को न्योता दिया था। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने बुधवार को यूएन के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया था और भारत पर ही आतंकवाद का आरोप लगाया था। हिना रब्बानी खार ने कहा था कि भारत आतंकवाद का इस्तेमाल करता है और बलूचिस्तान के उग्रवादियों को शरण देता है। इसके बाद गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाया And allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir. Prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed. कटोरा कूटनीति के मास्टर पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठाया और जयशंकर के बाउंसर पर हिट विकेट हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन के मंच से पाकिस्तान टेरर पॉलिसी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जयशंकर ने कहा, जिस देश में दुनिया की मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी हो रही थी, जिस देश ने अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसे संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर उपदेश नहीं देना चाहिए। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती का चैप्टर यहीं क्लोज नहीं हुआ। यूएन के मंच से जो गलती कूटनीति के बेशर्म बिलावल ने की थी, वही गलती एक पाकिस्तानी पत्रकार कर बैठा। पाकिस्तानी पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि दक्षिण एशिया को कब तक वो आतंकवाद झेलना पड़ेगा जो नई दिल्ली, काबुल और पाकिस्तान से फैल रहा है। इसके बाद पाकिस्तान पर एक और जयशंकर स्ट्राइक हुई। You know, you're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. पाकिस्तान में इस जयशंकर स्ट्राइक से बिलावल भुट्टो संतुलन खो बैठे। कुछ समझ नहीं आया तो मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द निकलने लगे। This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. वैसे तो पीएम के खिलाफ बिलावल का बयान कूटनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन साजिशों में पीएचडी हासिल कर चुके पाकिस्तान और भुट्टो खानदान से शिष्टाचार की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिलावल ने जिस गुजरात को लेकर पीएम को अपशब्द कहे, उसी गुजरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर बिठाया हुआ है। और गुजरात से आगे बढ़े तो अब कश्मीर से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। यही बात बेशर्म बिलावल की बिलबिलाहट की सबसे बड़ी वजह है। देखिए, बिलावल भुट्टो कैसे बांग्लादेश के उनके परिवार और उनके लोग, उनके नाना कैसे कट्टर कसाई के करीबी बने और कैसे कसाई बने, ये कहानी हमने आपको बताई। कैसे बिलावल भुट्टो बांग्लादेश के कसाई, ये कहानी हमने आपको आगे बताई। कैसे उनका परिवार बांग्लादेश में लाखों लोगों का कत्ल करने वालों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाता रहा, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि 51 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे कर दिए थे। यह विश्लेषण आज आपको भारतीय सेना के प्रति गर्व की भावना से भर देगा।
आज ही का दिन था। जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए सबक है, बल्कि चीन जैसे देशों के लिए भी चेतावनी का काम करेगी। एक तरफ वो वायरल तस्वीर जिसमें आपने देखा चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के हाथों पिटते हुए नजर आए थे, ये तस्वीर आपने देखी थी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने तवांग में चीन के सैनिकों का क्या हाल किया होगा। दूसरी तस्वीर 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करते जनरल नियाजी की है। उस जमाने में देखिए, भले ही उस जमाने में 71 में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ये तस्वीरें उस समय पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। करारा झन्नाटेदार तमाचा 71 में पड़ा था। आज भी ये तस्वीर वायरल है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था, किसी भी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था, जिसमें 200-400 सैनिकों ने नहीं, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। 93,000। ये तस्वीरें दरअसल, ये जो तस्वीर है चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए को भी ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि भले ही 1962 का युद्ध हम उस वक्त हार गए थे, लेकिन उसके सिर्फ 9 साल बाद भारत ने एक देश की शक्तिशाली सेना को ना सिर्फ हराया बल्कि 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। वो तब का भारत था और आज का भारत तो उससे भी कई ज्यादा शक्तिशाली है। आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की बेहद शर्मनाक हार हुई थी। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। अमेरिका और चीन भी उस वक्त पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के कमांडर अब्दुल खान नियाजी ने भारत के सामने हथियार डाले थे। नियाजी युद्ध में 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 9,851 जख्मी हुए थे। इस शर्मनाक हार के लिए बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो जिम्मेदार थे। 1970 में देखिए, पाकिस्तान में 71 में ये लड़ाई हुई। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे, इसको समझिएगा, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब का बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग को बहुमत मिल गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो यानी कि नाना बिलावल भुट्टो के हार गए थे, और आवामी लीग के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, शेख मुजीबुर रहमान। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमान यानी कि बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, तो पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज के पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमानों की, पश्चिमी पाकिस्तान के जो मुसलमान थे वो नहीं चाहते थे कि बंगाली मुसलमान उन पर राज करे, और भुट्टो ने इस हार को स्वीकार करने और मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाए जाने के विकल्प को मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने, पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं आज, इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल, क्योंकि मुजीबुर रहमान जीत गए, जुल्फिकार अली भुट्टो हार गए, उसके बाद क्या किया, पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल में कहर बरपाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट की आड़ में बंगालियों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। क्रूरता की हदें पार कर दी, जो मैंने आपको बताया। एक रात में 7,000 लोगों को मार दिया गया। बलात्कार। पाकिस्तानी सेना के निशाने पर मुख्य रूप से बंगाली हिंदू थे। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने तब के पूर्वी पाकिस्तान में करीब 30 लाख लोगों का नरसंहार किया था। 30 लाख लोगों का नरसंहार, और 4 लाख महिलाओं का रेप किया। यह दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा नरसंहार था जो बांग्लादेश में हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ने किया था। इसके बाद बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आने लगे। भारत सरकार ने शरणार्थियों के लिए अपने पूर्वी बॉर्डर खोल दिए, और कुछ ही समय में इन शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। भारत के संसाधनों पर बोझ बढ़ने लगा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा था। भारत ने दरवाजे खोले, शरणार्थी भारत में आए। भारत इतनी बड़ी संख्या में हुआ यह कि शरणार्थियों की देखरेख करने में सक्षम नहीं था, और सबसे बड़ी बात, इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बारे में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बात की कि पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान कत्लेआम कर रहा है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, और पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे नरसंहार को रोकने की कोशिश तक नहीं की। इसके बाद मजबूरन भारत को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, वो आज पूरे देश को सुनना चाहिए। हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से
कोई वहाँ के प्रश्न सुलझाए जा सकें और वहाँ की जनता पर जो अत्याचार हैं वो रुके, जिसमें शांति से वो लोग रह सकें और शांति से भारत की जनता भी रह सके, और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहाँ पे जा सकें। हमने सारी दुनिया को ये बात बताई, लेकिन वो बुनियादी कारण को न देखते हुए दूसरी बातों में लगे। ये स्वाभाविक था कि आस्ते आस्ते स्थिति बिगड़ती गई और बांग्लादेश के बहादुर जनता और मुक्ति वाहिनी ने एक लड़ाई लड़ी अपनी धरती के लिए और उन आदर्शों के लिए जिसके लिए हम भारत में भी पहले लड़े हैं और जो हमारे जीवन के बुनियाद हैं। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। लेकिन युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायु सेना ने पठानकोट, आगरा, अमृतसर में बम गिराए। इस जंग के दौरान भारत पर पूरी दुनिया का दबाव था। अमेरिका ने, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने 7वें बेड़े को समंदर में उतार दिया था। अमेरिका ने, चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को मदद हासिल हो रही थी। जैसे ही भारत को खबर मिली कि अमेरिका का 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए रवाना हो चुका है, भारतीय फौज ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी सैन्य बेड़े के पहुंचने के पहले भारत की सेनाओं ने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया, तीनों तरफ से घेराबंदी कर ली और ढाका में गवर्नर हाउस पर बमबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना का ऑपरेशन चारों दिशाओं से किया गया, एक उत्तर से, एक पश्चिमी दिशा से और एक पूर्वी दिशा से किया गया। भारतीय सेना के इतिहास में यह पहला ऑपरेशन था जिसमें तीनों सेनाओं ने इसको मिलकर चलाया था। पाकिस्तानी फौज से सरेंडर कराने की जिम्मेदारी सैम मानेकशॉ, सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जेकब को सौंपी, जिन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में अपनी प्रसिद्ध किताब सरेंडर एट ढाका लिखी है। जेएफआर जेकब ने, उन्होंने लिखा कि सैम मानेकशॉ ने मुझे फोन किया, जैक जाओ और जाकर सरेंडर लो, जैक जाओ और जाकर सरेंडर लो। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जेएफआर जेकब ने। लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जेकब ने अब्दुल खान नियाजी को आत्मसमर्पण का दस्तावेज पकड़ाया। नियाजी ने कहा, कौन कह रहा है मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं? जेकब ने कहा, आपको सोचने के लिए 30 मिनट का समय देता हूं। जेएफआर जेकब ने कहा, 30 मिनट का समय देता हूं। उस वक्त पाकिस्तानियों के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे। 26,400। भारतीय फौजी जानते कितने थे? सिर्फ 3,000। वो भी ढाका से 30 किलोमीटर की दूरी पर थे। 30 मिनट दिए, अगले 30 मिनट में सब कुछ बदल गया। नियाजी समर्पण को तैयार हो गए। 13 दिन में खत्म हुआ युद्ध। 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए। भारतीय सेना के अफसर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंचे। पूरी सीक्वेंस समझिए। जनरल अरोड़ा के सामने ही पाकिस्तानी कमांडर ए के नियाजी ने सरेंडर कर दिया। दोनों लोग एक मेज पर बैठे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, आमने सामने बैठे। सरेंडर के प्रोटोकॉल के मुताबिक मेजर जनरल जेएफआर जेकब ने नियाजी की को तलवार सौंपने को कहा, लेकिन उनके पास तलवार नहीं थी। तब जेकब ने उन्हें पिस्टल देने को कहा। नियाजी ने, ये वो तस्वीर है, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई भाई एक बार, आज पूरे बिलावल को आईना दिखाने के लिए तस्वीरें हैं ये। नियाजी ने अपनी रिवॉल्वर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को दी। ए के नियाजी ने ये वो रिवॉल्वर, और फिर ए के नियाजी ने वर्दी से अपने बिल्ले उतारे। समर्पण करते वक्त ए के नियाजी की आंखों में आंसू आ गए। नियाजी कांपते हाथों से नियाजी ने सरेंडर के पेपर पर साइन किए। उस वक्त विदेशी पत्रकारों ने जानते क्या लिखा? लिखा कि युद्ध में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीख मांगे 75 फाइटर प्लेन को मलबे में मिला दिया था। भारत ने पाकिस्तान के 200 टैंक को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तानी सैनिकों के समर्पण के बाद भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दुश्मन को समर्पण के लिए मजबूर करने की मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। 51 साल पहले भारत ने ऐसी चोट दी थी जिसके दर्द से आज भी पाकिस्तान तिलमिलाता है, हाथ कांप रहे थे। लेकिन इस युद्ध ने भारत की तरफ से बड़ी भूल हुई थी, यह भी हमको समझना चाहिए। युद्ध के दौरान दरअसल पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के कई इलाकों में भारतीय सेना का कब्जा हो गया था।
हमारी फौज नियंत्रण रेखा को पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी कई किलोमीटर अंदर तक चली गई थी। हम जीत रहे थे। पाकिस्तान की 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत के पास आ गई थी और अपनी शर्त मानने के लिए पाकिस्तान को हम मजबूर कर सकते थे। कश्मीर मुद्दा भी खत्म हो सकता था। 93,000 सैनिक हमारे पास थे उनके, लेकिन शिमला समझौते में इंदिरा गांधी ने सद्भावना दिखाते हुए पाकिस्तान को पूरी जमीन लौटा दी, सैनिक रिहा कर दिए, 93,000 सैनिकों को भी वापस भेज दिया। अगर डिप्लोमेसी में इसे भारत की हार नहीं कहेंगे तो इसे बड़ी जीत भी नहीं कह सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद उन अल्पसंख्यकों से मिलाएंगे जिसकी बड़ी चिंता है बिलावल भुट्टो को। कैसे भारत हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, दिखाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खारिज की प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी के सुप्रीम कोर्ट जाने वाली अर्जी। नीरव को अब भारत लाना होगा आसान। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद मुंबई के गोराई बीच पर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी रेस का आयोजन किया गया। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के सिवनी में 55 साल की महिला के हार्ट अटैक से मौत। शादी कार्यक्रम में नाचते हुए पड़ा दिल का दौरा। बढ़ती ठंड के बीच अयोध्या में रामलला के लिए खास इंतजाम। मंदिर में लगाए गए ब्लोअर और हीटर। भोग में भी गर्म चीजों का हो रहा है इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर दूल्हा दुल्हन के मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। शादी के मंच पर दुल्हन को जबरदस्ती लड्डू खिलाना दूल्हे को भारी पड़ गया। नाराज दुल्हन ने जड़ा थप्पड़। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली में लुढ़का पारा। 6.2 डिग्री सेल्सियस किया गया राजधानी का न्यूनतम तापमान दर्ज। राजस्थान के चूरू में 1.3 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में महिला पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में एक्शन। मुकदमा नहीं लिखने पर रबुपुर एसएचओ सस्पेंड किए गए। एसीपी ने जवाब तलब किया। बदमाशों की गिरफ्तारी के आदेश। अमेरिका के नॉर्थ टेक्सास में बड़ा हादसा। मिलिट्री बेस पर लैंडिंग के दौरान फाइटर जेट क्रैश। बाल बाल बची पायलट की जान। अमेरिका के लुइसियाना में तूफान का कहर। एक लड़के और उसकी मां की मौत। मौसम विभाग ने दक्षिणी इलाके के लिए जारी किया अलर्ट। मलेशिया में जमीन खिसकने से 16 लोगों की मौत। 50 से ज्यादा लोग अब भी लापता। 60 लोगों को मलबे से निकाला गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन की ओर से रूस के ठिकानों पर हमले का वीडियो ये कहा जा रहा है, इसी के जरिए दावा किया जा रहा है। लुहांस्क का बताया जा रहा है ये वीडियो। यूक्रेन के सैनिकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। विस्तार करेगा अमेरिका। पेंटागन के अधिकारियों ने यह बताया कि वो सर्दियों का इस्तेमाल सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए करेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस ने जारी किया युद्धाभ्यास का वीडियो। बर्फीले मैदान में टैंक के साथ युद्धाभ्यास करते दिखाई दिए बेलारूस के सैनिक। और क्रिसमस पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से सीजफायर की कोई पेशकश नहीं की गई। और अब चलिए आगे आपको फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। छपरा शराबकांड को लेकर पटना में जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक निकाला पैदल मार्च। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। छपरा शराबकांड को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा। विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने दिया जवाब। बिहार विधानसभा में जहरीली शराब के मुद्दे पर एक बार फिर से भड़के नीतीश कुमार का शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छपरा शराबकांड में मृतकों के घर वालों से मिले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी। सांसद के सामने फूट फूट कर रोया परिवार। रूडी ने दिया इंसाफ का भरोसा। जहरीली शराब पीने से बिहार में अब तक 54 लोगों की मौत। एसआईटी को दे दी गई है जांच की जिम्मेदारी। मामले में कई लोग हुए गिरफ्तार। छपरा शराबकांड के बाद एक्शन में बिहार पुलिस। राज्य के सभी थानों में जब्त शराब की होगी जांच। मशरक थाने से स्प्रिट चोरी के आरोप के बाद यह निर्देश दिया गया।
बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की शराब जब्त। ट्रक में तहखाना बनाकर समस्तीपुर ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस और आबकारी विभाग ने ट्रक को पकड़ा। बिहार के सिवान जिले में 4 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका, जांच जारी। तवांग में एलएसी पर वायुसेना के युद्धाभ्यास का दूसरा दिन आज। रफाल और सुखोई समेत आधुनिक फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। तवांग झड़प पर पहली बार सेना ने दिया आधिकारिक बयान। ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग अफसर ने कहा, मामला सुलझा, अफवाहों पर ना दे ध्यान। तवांग मुद्दे पर सीडीएस अनिल चौहान का बयान का देश की संसद में रक्षा मंत्री ने पहले ही दे दी है पूरी जानकारी। तवांग मुद्दे को लेकर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन और पाकिस्तान को घेरते दिखाई दिए। चीन पर आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड का लगाया आरोप। उधर पाकिस्तान को बताया दुनिया में आतंकवाद का केंद्र। भारत आज से नेपाल के साथ शुरू करेगा सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। दोनों देशों के बीच 29 दिसंबर तक चलेगी मिलिट्री ड्रिल। विजय दिवस के मौके पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1971 के शहीदों को याद किया। भारत ने किया परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल नाइट टेस्ट। बीजिंग से लेकर शंघाई और हांगकांग तक अग्नि 5 की जद में आने का दावा। मुंबई में विराट पुलिस कमिश्नर ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मुलाकात की। कल जंगल से मिली हड्डियों का डीएनए। श्रद्धा के पिता से हुआ था मैच। दिल्ली के रोहिणी में महिला की गोली मारकर हत्या। बहू के भाइयों पर लगा आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कुत्ते के लिए लड़के के अपहरण का मामला। लड़के के बदले फिरौती में की कुत्ते की डिमांड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिल्म पठान के गाने पर मचे बवाल के बीच सामने आया शाहरुख खान का बयान। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में कहा, सिनेमा की भूमिका से बेहतर होंगे हालात। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन का बयान का भारत में नागरिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उठाए जा रहे हैं प्रश्न। आज वाराणसी में काशी तमिल समागम के समापन समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में फिक्की के कार्यक्रम में शामिल हुई वित्त मंत्री। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के अस्पताल के पास आतंकी हमला। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैपिड रेल के निर्माण में लगे मजदूरों ने पुल पर चढ़कर किया हंगामा। ठेकेदार पर वेतन नहीं देने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन। बुलडोजर चलाकर कई अवैध मकानों को किया गया जमींदोज। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चाय पीने के दौरान मामूली विवाद में मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छात्र ने तैयार किया खास हेलमेट। पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल होगी स्टार्ट। डीएम और एआरटीओ ने छात्र की तारीफ की। महाराष्ट्र के पुणे में एक बिल्ली की मौत पर जमकर हंगामा। क्लिनिक में तोड़फोड़ के बाद कुछ लोगों ने डॉक्टर से मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूरों की मौत। 2 लोग बुरी तरह झुलसे। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। हरिचंद्रपुर थाना क्षेत्र के डेडौली गांव की यह घटना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भीषण हादसा। सिलेंडर में विस्फोट से गिरी मकान की छत। हादसे में 1 की मौत, कई लोग घायल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ग्राम प्रधानों की बैठक में हुआ बवाल। हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को करवाया शांत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक मकान में लगी भीषण आग। घर के पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत के अल्पसंख्यकों की बड़ी चिंता है ना, लेकिन आज हम उन्हें भारत के उन अल्पसंख्यकों से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ध्यान से सुनिएगा। युद्ध के समय भारतीय सेना की कमान फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के हाथों में थी, जो कि एक पारसी है। भारत में आज भी पारसियों की संख्या
जनसंख्या 0.06% है, माइनॉरिटी पारसी सैम मानेकशॉ। युद्ध के समय सेना की पूर्वी कमांड का नेतृत्व किसके हाथों में था? मेजर जनरल JFR जेकब। वो कौन है? वो एक यहूदी हैं। भारत में सिर्फ 5000 यहूदी रहते हैं। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने नियाजी और उसके 93,000 सैनिकों से आत्मसमर्पण कराया था। जगजीत सिंह अरोड़ा एक सिख हैं जिनकी भारत की जनसंख्या में हिस्सेदारी 2% से भी कम है। तो इन तीनों माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों ने, जनरल JFR जेकब, जनरल अरोड़ा और सैम मानेकशॉ ने मिलकर, माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यकों ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को न सिर्फ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि पाकिस्तान का एक हिस्सा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई, घुटनों पर ला दिया। बिलावल भुट्टो चाहें तो आज भारत के अल्पसंख्यकों की ताकत देखकर सीख सकते हैं कि माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर जिसकी बात करना बहुत जरूरी है। आज आपको 23 साल के उस क्रांतिकारी से मिलवाने का टाइम आ गया है जो आज दुनिया को, एक तरीके से आप समझिए, ईरान के उस 23 साल के क्रांतिकारी के आखिरी शब्द सुनाएंगे जो अपने देश की 4 करोड़ महिलाओं की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया और जाते जाते कह गया कि मेरी मौत के बाद कुरान मत पढ़ना, मेरी मौत के बाद पर कुरान मत पढ़ना, मेरे मरने के बाद दुख मत मनाना और जब संगीत बजाना, जश्न मनाना। मौत को गले लगाने से पहले 23 साल के इस क्रांतिकारी युवा ने ये बातें क्यों कही, इसका अर्थ क्या है, और इस 23 साल के लड़के का कहा एक एक शब्द क्यों आज भारत की उन 7 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जिन्हें हिजाब और बुर्के में कैद करके रखने के लिए भारत का ही एक बहुत बड़ा वर्ग लड़ाई लड़ रहा है। ये सब आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इस क्रांतिकारी के आखिरी शब्द सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن دیگه؟ نماز نخونن، درست. شادی کنن، آهنگ شاد پخش. 23 साल के इस लड़के का नाम है माजिद रेजा रहनवर्द। ये लड़का ईरान में पिछले 4 महीनों से सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल था, हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल था, महिलाओं के हक की लड़ाई ये लड़ रहा था। इन विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में इस्लामिक कट्टरता से महिलाओं की आजादी की मांग, और इसी मांग के साथ ये लड़का भी एक दिन सड़क पर उतर गया। इसी दौरान माजिद रेजा पर 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप लगा और फिर कुछ दिन की सुनवाई के बाद ईरान की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद क्या हुआ? फांसी से कुछ दिन पहले इस लड़के की मां उससे मिलने जेल में आई, लेकिन उसने अपनी मां को नहीं बताया कि उसे फांसी होने वाली है, बल्कि वो मुस्कुराकर अपनी मां से बात करता रहा और 12 दिसंबर को सार्वजनिक रूप से फांसी के फंदे पर झूल गया। लेकिन फांसी से ऐन पहले उसका ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहा है कि मेरे मरने के बाद कुरान मत पढ़ना मेरे पर। आप इस वीडियो को जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि लड़के के चेहरे पर, हम जो तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। उसे फांसी होने वाली है, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है, लेकिन वो अपने शब्दों से उन लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है जिनकी आंखों पर कट्टरपंथ की काली पट्टी बंधी है। फांसी की सजा से पहले जब 23 साल के माजिद रेजा से पूछा गया कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने 14 सेकंड के इस वीडियो में 1400 साल पुरानी सोच को मिट्टी में मिला दिया। उसने विरोध स्वरूप कहा कि उसकी मौत पर कुरान पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही अफसोस मनाने की जरूरत है, बल्कि उसकी मौत का जश्न मनाया जाए, संगीत बजाया जाए। ये शब्द कहकर उसने उस सोच को आईना दिखाया जो ईरान की 4 करोड़ महिलाओं के लिए गुलामी का सबब बन चुकी है। देखिए, माजिद रेजा के इन शब्दों के जरिए एक तरह से उस धर्म को भी नकार दिया गया जिसने उसने जन्म लिया। उसने इन शब्दों के जरिए मरने से पहले इस्लाम से अपना हर नाता तोड़ लिया। ईरान में उन लोगों को फांसी देने का सिलसिला शुरू हो चुका है जो हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का हिस्सा रहे हैं। आप जानते हैं ईरान में जबरदस्त तरीके से हिजाब विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं। आरोप है कि ईरान की सरकार मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे रही है। एक हफ्ते पहले 23 साल के ही एक और लड़के जिसको आप देख रहे हैं, मोहसिन शेखरी, को भी ऐसे ही फांसी की सजा दे दी गई।
क्योंकि ये भी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरा था। प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों का कहना है कि ईरान की सरकार बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी देने की योजना बना रही है, और जिन्हें फांसी दी जानी है उनमें डॉक्टर्स से लेकर रैपर हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं। जिन लोगों को फांसी दी जानी है उनमें ईरान के 26 साल के फुटबॉलर आमिर आजादानी भी शामिल है, जिन्हें फांसी दी जानी है। आप 23 और 26 साल के इन लड़कों की तस्वीरें एक साथ देखिए, हम आपको दिखाएंगे, और सोचिए ये वो युवा हैं जिनके सामने इनकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। वो चाहते तो अपने देश की महिलाओं को मतलब तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ सकते थे, भाई उनकी जिंदगी तो ऐशो आराम के साथ कट रही थी। पूरे देश में वो मनमर्जी के साथ कपड़े पहनकर घूमते, संगीत सुनते, पार्टियां करते, फुटबॉल मैच देखते, लेकिन इन युवाओं ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपने देश को कट्टर इस्लामिक कानूनों के चंगुल से छुड़ाने की लड़ाई लड़ी और अपनी जान तक देने के लिए ये तैयार हो गए। इसके विपरीत भारत में आपने शायद ईरान की महिलाओं के समर्थन में कोई विरोध प्रदर्शन देखा होगा। शायद ही आपने किसी मुस्लिम युवा को बुर्के और हिजाब का विरोध करते हुए देखा होगा। ईरान में बुर्के और हिजाब के विरोध में वहां के युवा फांसी चढ़ रहे हैं। भारत में शायद ही आपने देखा होगा बुर्के और हिजाब के पक्ष में तो प्रदर्शन होगा, लेकिन बुर्के और हिजाब के विरोध में किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, तो बल्कि क्लासरूम में हिजाब के लिए लड़ाई लड़ते हैं लोग। बल्कि हमारे देश में तो कुछ लोग स्कूल जाती छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब में कैद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्लासरूम में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इसे संविधान और लोकतंत्र से हासिल आजादी तक बता देते हैं, चॉइस बताते हैं। ईरान में सोचिए क्या हो रहा है। ओवैसी जैसे नेताओं की तो ख्वाहिश है कि भारत को हिजाब पहनने वाली कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री मिले, और ऐसा करके ये लोग भारत की उन 7 करोड़ मुस्लिम महिलाओं की ख्वाहिशों को एक तरीके से फुटबॉल बना देते हैं, जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं। ऐसे लोगों को आज मौत को गले लगाने को तैयार ईरान के युवा क्रांतिकारियों से सबक लेना चाहिए और अपनी कट्टर सोच को फांसी दे देनी चाहिए। बहुत जरूरी थी खबर। लोगों की जान से खेलने वाली सोच के बाद ये जो खबर हमने आपको दिखाई, अब हम खेल के लिए जान लेने वाली सोच की भी बात करेंगे। आज से 2 दिन बाद यानी कि रविवार को दुनिया के करीब 350 करोड़ लोग फुटबॉल पर मतलब टेलीविजन पर फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखेंगे। लेकिन उस मैच से पहले यूरोप के करीब 74 करोड़ लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, और ये चुनौती जानते हैं क्या है? कट्टरता बनाम लोकतंत्र का फाइनल मैच कौन जीतेगा। कट्टरता बनाम लोकतंत्र का फाइनल मैच कौन जीतेगा। इस मैच का ट्रेलर दुनिया ने तब देखा जब फ्रांस ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मोरक्को को हरा दिया। इसके बाद फ्रांस समेत यूरोप के कई हिस्सों में जबरदस्त दंगे शुरू हो गए। पहले आप एक एक करके इन दंगों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो है जो हम आपको दिखाएंगे वो फ्रांस की है, जहां हार के बाद दंगाइयों ने पुलिस पर हमला कर दिया, पुलिस पर ही अटैक कर दिया। ये वो तस्वीर है, पुलिस पर ही अटैक कर दिया। ये मोरक्को की हार के बाद अपने ही देश के दुश्मन हो गए ये लोग। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो भी फ्रांस की है, जहां दंगाइयों ने आगजनी की है। ये तस्वीर सड़क पर आगजनी, अपने ही देश के दुश्मन हो गए ये लोग, क्योंकि इनके धर्म से जुड़ी एक टीम हार गई, अपने ही देश के दुश्मन हो गए ये लोग। तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। इसमें दंगाई एक कार को घेर लेते हैं जिसमें फ्रांस का झंडा लगा होता है, और कार में बैठा ड्राइवर घबरा जाता है और फिर जल्दी से कार को मोड़ता है। इस दौरान एक 14 साल का बच्चा कार से कुचला जाता है। 14 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। ये तस्वीर, अगली तस्वीर हम आपको, ये वो तस्वीर जिसमें एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसमें फ्रांस का झंडा लगा था और अपने ही देश के दुश्मन बने लोग अपने देश का झंडा उतारने पर आए, गाड़ी घुमाई, 14 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दंगाइयों को फ्रांस की सड़कों पर जाम लगाते हुए भी देखा गया, जगह जगह प्रदर्शन करते हुए देखा गया। अच्छा, हार तो हार, ये तो हार की वजह से हो रहा था। ये देखिए वो तस्वीर, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, अपने देश में चक्का जाम, अपने देश से दुश्मनी इन लोगों ने ले ली। दंगाइयों ने जीत के बाद, मतलब हार में तो हार, जीत के बाद भी ऐसा ही किया। अगली तस्वीर स्पेन की हम आपको दिखाते हैं। जब मोरक्को से स्पेन को हराया, मोरक्को ने स्पेन को हराया, जब जीत गया मोरक्को, तो स्पेन में दंगाइयों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी, स्थानीय लोगों से मारपीट करने लगे। ये जीत का दंगा था, हार का दंगा दिखाया, अब जीत के बाद भी दंगा, हार के भी दंगा, जीत के बाद भी दंगा। इसी तरह हॉलैंड में भी दंगाइयों ने उत्पात मचाया। यही हाल बेल्जियम में भी हुआ। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में दंगाइयों ने एक बालकनी में, ये देखिए तस्वीर,
बालकनी में लहराते फ्रांस के झंडे को फाड़ दिया। ये अपने देश के दुश्मन हो गए। इनकी टीम जीती है, इनके यहाँ की टीम, फ्रांस की टीम जीती है, लेकिन फ्रांस में मोरक्को के फैंस अपने धर्म की वजह से अपने देश के दुश्मन हो गए। मोरक्को 98-99% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री है, एक इस्लामिक मुल्क है। सड़कों पर तोड़फोड़ की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में जहां पर यह सब हुआ, ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की संसद है और यहीं पर इन शरणार्थियों के लिए तरह तरह की योजनाएं तैयार की जाती है। ब्रसेल्स, इसी संसद में बैठकर यूरोप के 27 देशों से आए नेता इन शरणार्थियों के मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं और ऐसे कानून बनाते हैं जिनसे शरणार्थियों को यूरोप के अलग अलग देशों में प्रवेश मिल पाए और गृह युद्ध, गरीबी और बीमारियों से परेशान होकर अपने देश छोड़कर यहां आने वाले शरणार्थियों का एक तरीके से जीवन जो है वो बेहतर हो पाए, इसलिए ये लोग यहां आते हैं। अब इसको समझिए कि सताए हुए लोगों को शरण देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये मानवता है, शरण देना मानवता है। लेकिन जब ये मानवता देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र पर खतरा हो जाए और ये मानवता देश की सुरक्षा पर भारी पड़ने लगती है, तो वही होता है जो बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड की सड़कों पर देखने को मिला। यूरोप ने दिल खोलकर स्वागत किया शरणार्थियों का और उसके बाद शरणार्थियों ने क्या हाल किया यूरोप की सड़कों का। जिन लोगों ने इस देश को आग लगाई, इन देशों के झंडे फाड़े, उनमें से ज्यादातर मोरक्कन मूल के थे। देखिए, मोरक्को एक ऐसा देश है जिसकी 98% आबादी इस्लाम को फॉलो करती है, इस्लाम मानती है। मोरक्को साल 1956 तक फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। उपनिवेश काल के दौरान मोरक्को के लोगों ने फ्रांस में बसना शुरू कर दिया था और आज फ्रांस में मोरक्कन मूल के 10 लाख लोग रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में तीसरी पीढ़ी के लोग भी हैं, शुरुआत से रह रहे हैं अपने देश में। फ्रांस जीता तो मतलब इनका देश जीता, यानी कि दंगा करने वाले मोरक्को के इन लोगों की कई पीढ़ियां फ्रांस में रहती आई हैं। इन्होंने फ्रांस जैसे विकसित देशों के संसाधनों का इस्तेमाल किया, जीवन बेहतर किया, अच्छी शिक्षा ली, स्वास्थ्य हासिल किया, इसलिए कायदे से इन्हें अपने फ्रांस देश का जश्न मनाना चाहिए। अपना देश जीता है, उसकी जीत पर खुश होना चाहिए। उसकी हार का मतलब, अगर हार जाता है फ्रांस तो गम मनाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने की बजाय इन लोगों ने अपने ही देश में दंगे कर दिए, मतलब हार का बदला अपने ही देश पर हमला, जहां इनकी कई पीढ़ियां बरसों से रहती आई हैं। अब आप इसे देशद्रोह नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? मैच दो देश खेलते हैं, लेकिन क्योंकि मुकाबला इस्लामिक देश, अच्छा इस्लामिक देश की टर्म भी हम नहीं दे रहे हैं, ये इमरान खान और तमाम लोग कह रहे थे कि इस्लामिक देश मोरक्को और लोकतांत्रिक देश फ्रांस के बीच था, इसलिए इनकी निष्ठा अपने धर्म के साथ दिखी, देश के साथ नहीं। इन लोगों ने फुटबॉल में मिली हार को धर्म की हार मान लिया और फिर ये तस्वीरें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यह तर्क होगा कि मोरक्को फ्रांस का उपनिवेश रहा है, इसलिए मोरक्को के लोगों में फ्रांस के प्रति गुस्सा है, मतलब मोरक्कन जो फैंस हैं वो अपनी टीम को चीयर कर रहे हैं। लेकिन आज हम उन लोग, मतलब दंगे करने की जरूरत तो नहीं है ना, आज हम उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत लोगों ने एक तर्क दिया, भारत 200 वर्षों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा, अंग्रेजों ने भारत पर अनगिनत अत्याचार किए, हमारे संसाधनों को लूटा, हमें गरीब देश बनाकर छोड़ा, लेकिन क्या इससे ब्रिटेन में बसे भारतीयों को वहां दंगा करने का हक मिल जाता है क्या? अगर इंडिया हार जाए तो क्या ब्रिटेन में जो इंडियंस है वो दंगा करने लगेंगे क्या? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप अतीत के जुल्मों की सजा वर्तमान में उन लोगों को नहीं दे सकते हैं जिनका उन जुल्मों सितम से कोई लेना देना नहीं। यह वजह है कि आज ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना संभव हो पाया। और दूसरी बात, मोरक्को फ्रांस का उपनिवेश रहा, उसका भी जवाब, लेकिन बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन जैसे देशों का तो नहीं रहा ना, तो वहां दंगा करके इनको क्या मिला? असल में ये वो लोग हैं जिन्हें कट्टरता फैलाकर किक मिलती है। फुटबॉल को लात मार नहीं पा रहे तो अपने देश को लात मार रहे हैं, कट्टरता किक देती है। ये लोग कट्टरता का ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं और खासकर यूरोप जैसे महाद्वीप में ये कट्टरता अब एक महामारी का रूप ले चुकी है। ये मारामारी वाली महामारी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बेल्जियम, जिसकी राजधानी है ब्रसेल्स। जैसा कि हमने आपको यह बताया कि ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की संसद बैठती है, EU, यहीं पर नेटो का मुख्यालय भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा संगठन है। यानी कि एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह से सुरक्षित और क्रूरता के वायरस से मुक्त होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब भी यूरोप में कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो उसके तार अक्सर ब्रसेल्स से जुड़ते हैं। पूरे यूरोप में कहीं भी कोई टेरर अटैक होगा तो उसके तार ब्रसेल्स से जुड़ते हैं, और वो भी ब्रसेल्स के खास इलाके से जिसका नाम है मोलेनबीक। मोलेनबीक, चाहे 2004 के स्पेन में हुए सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट हो, 192 लोग मारे गए, चाहे 2015 में शार्ली एब्दो पर हुआ टेरर अटैक हो जिसमें मिले हथियारों की बात हो, 2016 में 32 लोगों की जान लेने वाले ब्रसेल्स बम धमाकों की बात हो, सबके तार ब्रसेल्स के इसी इलाके से जुड़ते हैं जिसका नाम है मोलेनबीक।
अब उस इलाके में ऐसा क्या है वो हम आपको समझाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। मोलेंबीक एक म्यूनिसिपैलिटी है इसके बारे में कहा जाता है कि यहां की 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। यहां बाहर से आए और इस्लाम को मानने वाले लोगों ने घेटोज बना लिए हैं। ये एक शब्द होता है अंग्रेजी का घेटोज। घेटो यानी कि एक ऐसा इलाका जहां एक ही जाति और धर्म के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, घेटोज। इसी वजह से मोलेंबीक आज बेल्जियम ही नहीं यूरोप का एक ऐसा मोहल्ला बन गया है जहां पुलिस भी जाने से डरती है। ऐसे कई मोहल्ले आप तुलना करेंगे भारत के शहरों में भी कभी कभी आपको इस तरह के दिख जाते हैं। शाहीन बाग आंदोलन आपको याद होगा, जहां बाहर के किसी व्यक्ति और खासकर नापसंद मीडिया की एंट्री बैन थी, वो बिना परमिशन अंदर घुस नहीं सकते थे, रोक दिया जाता था बाहर। यूरोप में ऐसे एक नहीं बल्कि कई ऐसे मोहल्ले विकसित हो गए जहां से दंगा, आतंकवाद और मारामारी वाली ये महामारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है। इसे समझने के लिए आज आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। हमने रिसर्च करी इस टॉपिक पर। यह आंकड़ा दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था, रिसर्च संस्था प्यू रिसर्च का है। अब जिसके मुताबिक फिलहाल प्यू रिसर्च के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, जिसके मुताबिक आपको बता दें, मैं ये आपको ग्राफिक्स यहां पर दिखाऊंगा, इसको नोट करिएगा, इसको समझिएगा। जिसके मुताबिक देखिए फिलहाल यूरोप की सिर्फ 4.9% आबादी जो है वो मुस्लिम है, सिर्फ 4.9%। इनमें शरणार्थी के रूप में आए मुसलमान भी इसमें शामिल है 4.9%, और कानूनी रास्ते से आए मुसलमान भी इसमें शामिल है। लेकिन फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 8.8% है। फ्रांस में, ये प्यू रिसर्च का डेटा है। ब्रिटेन में 6.3% और जर्मनी में 6.1%। जर्मनी में 6.1% है। अब इसको समझिए, प्यू रिसर्च के मुताबिक अगर यूरोप में बाहर से आए मुसलमानों का प्रवेश बिल्कुल भी बंद हो जाए, अगर बिल्कुल बंद हो जाता है, अगर आज ये शरणार्थी और इमिग्रेशन किसी तरह का सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाए, तो प्यू रिसर्च कहती है इनका इमिग्रेशन अगर जीरो भी हो जाए ना, तो भी 2050 तक यूरोप की आबादी में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है वो 4.9% से बढ़कर 7.4% हो जाएगी। 4.9 से बढ़कर 7 अगर यूरोप में प्रवेश बंद हो जाए तो, ये प्यू रिसर्च का है। 7.4 तब भी हो जाएगी क्योंकि मौजूदा मुस्लिम आबादी की औसत आयु बहुत कम है और प्रजनन दर के हिसाब से ये जो है आंकड़ा प्यू रिसर्च ने दिया है। अगर मुसलमानों की इमिग्रेशन की रफ्तार कम हो जाए, मतलब अगर थोड़ा सा होल्ड कर दिया जाए, शरणार्थियों को जो शरण दे दी जाती है, धर्मशाला बना दिया जाता है, अगर थोड़ा सा होल्ड भी कर दिया जाए, तो भी 2050 तक यूरोप में मुसलमानों की आबादी 11.2% हो जाएगी। और अगर तीसरी कंडीशन, ये प्यू रिसर्च का डाटा है, अगर शरणार्थियों का आने की रफ्तार जैसे आज चल रही है, आज की तरह अगर इसी तरह से कायम रहती है, तो 28 सालों बाद 2050 तक यूरोप की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14% हो जाएगी, 14% से ज्यादा हो जाएगी। 14% से ज्यादा ये तब हो जाएगी अगर आज जैसे हालात, अगर ये आज जैसी स्थिति आगे भी इसी तरह से जारी रहती है, तो 28 वर्षों बाद 2050 में यूरोप में मुस्लिम आबादी 14% हो जाएगी, अगर इमिग्रेशन धर्मशाला बनाए रखा ऐसे ही, यानी कि आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। अच्छा, ये तो ओवरऑल मतलब आबादी की बात हमने हुई, लेकिन जो देश शरणार्थियों को खुले दिल से स्वीकारने के लिए तैयार रहते हैं ना, उनकी स्थिति क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर शरणार्थियों को अपने देश में मतलब रफ्तार आज की तरह रही, तो 2050 तक कंट्री वाइज आपको बता दें, बेल्जियम की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी जो है वो 18% है, फ्रांस में 18% और जर्मनी में 19% है। ये जितनी भी फिगर्स हैं ये प्यू रिसर्च की है। बेल्जियम में 18% है, 18.2%, 2050 तक बदलेगा। फ्रांस में 18% है और साथ ही आपको बताएं ये 19% जर्मनी में, और स्वीडन जैसे देशों में तो मुसलमानों की हिस्सेदारी 30% तक पहुंच जाएगी। 30% 2050 तक अगर इसी तरह से चलता रहा। ये वो देश है जहां की सरकारें ही नहीं, आम लोग भी शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें इनमें कोई खतरा नजर नहीं आता। प्यू की रिसर्च के मुताबिक स्वीडन के सिर्फ 22% लोगों को लगता है कि उन्हें शरणार्थियों से खतरा है। स्वीडन के मतलब सिर्फ इतने 18% लोगों को लगता है। जर्मनी के सिर्फ 28% लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ग्रीस के 67% लोग और पोलैंड के 28%, पोलैंड के 60% लोग, ग्रीस के 67% मानते हैं कि शरणार्थी खतरा। प्यू रिसर्च मानते, ये प्यू रिसर्च के हिसाब से है। पोलैंड के 60% लोग मानते हैं शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को अपने देशों के लिए वो लोग खतरा मानते हैं। पोलैंड में भी शरणार्थियों को लेकर नीतियां बहुत सख्त रही है और शायद यही वजह है कि पोलैंड में इस तरह की कट्टरता फैलाने की खबरें नहीं आती।
आपको एक बयान सुनाते हैं। 2018 में पोलैंड की तत्कालीन सरकार के सांसद डोमिनिक तारजोंस्की ने ब्रिटेन के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनका देश गैर कानूनी ढंग से घुसपैठ करने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को शरण नहीं देता है और ना ही देगा। आज एक भी टेरर अटैक नहीं हुआ क्योंकि एक शरणार्थी को भी नहीं लिया पोलैंड ने, एक को भी नहीं लिया। ये उनका बयान बहुत वायरल हुआ था, सुना देते हैं आज आपको। If you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. This is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland. And we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my... वो कह रहे हैं आप हमें कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे लिए हमारे देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। मानवाधिकार अगर देश की सुरक्षा पर हावी होते हैं तो हमको शरणार्थी नहीं चाहिए। मानवाधिकारों का लेक्चर जितनी भी कंट्रीज दे रही थी, जो रेफरी बनी हुई थी, इंडिया के मामले में भी जो सीए को लेकर हमको इंडिया को लेक्चर दे रही थी, आज वहां पर उनको पेनल्टी भरनी पड़ रही है और शूट आउट भी वहीं हो रहा है। लेकिन जो बात सोचिए पोलैंड को समझ आ गई कि ये खतरा है, वो बात यूरोप के कई बड़े बड़े देश नहीं समझ पाए। कई बड़े बड़े देश, हालांकि पिछले साल फ्रांस ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। वहां की संसद ने फ्रांस में कट्टरपंथ रोकने के लिए एक विशेष कानून पास किया था, जिसके जरिए कट्टरपंथ के जरिए फ्रांस के टुकड़े करने का सपना देखने वालों पर नकेल कसी गई थी। अब हुआ क्या था, इस कानून के तहत फ्रांस ने जो कानून बनाया, इस कानून के तहत बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना अनिवार्य बना दिया गया था, क्योंकि घर पर शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता। फ्रांस जाग गया, पहले धर्मशाला बना दिया, खुले दिल से स्वागत किया, उसके बाद जाग गया। इसमें मस्जिदों को मिलने वाले फंड पर भी फिर नजर रखने का प्रावधान किया गया। इसको हालांकि इस्लामोफोबिया बहुत बताया गया इस फैसले को, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से इमैनुअल मैक्रों फ्रांस ने फैसला लिया। अब होता क्या था, इसके तहत फ्रांस की मस्जिदों को विदेशों से फंड नहीं मिल सकता, कोई फंडिंग नहीं होगी मस्जिदों को बाहर से। सभी सरकारी कर्मचारियों को सेकुलरिज्म में ट्रेनिंग देने का प्रावधान भी इस कानून में है, सेकुलरिज्म पर ट्रेनिंग। और इसी कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। ये तमाम फ्रांस में कट्टरपंथ पर एक्शन लिया गया क्योंकि फ्रांस में कई अटैक्स हुए। यह प्रावधान 2020 में फ्रांस में एक स्कूल टीचर की हत्या से ही सबक लेकर किया गया था, जिसका नाम था सैमुअल पैटी। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 16 अक्टूबर 2020 को एक इस्लामिक आतंकवादी जो कि चिचेन्या से आया रिफ्यूजी आया था फ्रांस में, उसने सैमुअल पैटी की गर्दन सिर्फ इसलिए काट दी क्योंकि उसने स्कूल में बच्चों को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाते हुए शार्ली एब्दो में छपा कार्टून दिखा दिया था। इसके बाद उसी स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों और उनके माता पिता ने यह जानकारी सार्वजनिक कर दी थी और उसी से सबक लेते हुए नए कानून के एक हिस्से को उसी के नाम पर सैमुअल पैटी की गर्दन काटी गई। तो फ्रांस ने कट्टरपंथ के खिलाफ जो कानून बनाया उसका नाम रखा पैटी लॉ, उसका नाम पैटी लॉ रखा गया, जिसके तहत अब फ्रांस में किसी से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करना अब एक अपराध है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने भले ही कट्टरपंथ से लड़ने की कसम खा ली हो, लेकिन आज भी यूरोप के कई देश और वहां के वामपंथी और लिबरल नेता चाहते हैं कि शरणार्थियों पर किसी तरह की नकेल ना कसी जाए। हमारे यहां पे भी कई लोग हैं ऐसा, उनका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए, धर्मशाला बना दिया जाना चाहिए। रोहिंग्याओं को लेकर हमारे यहां पर भी इस तरह का माइंडसेट है और उनका विरोध करने वालों को ही मानवता विरोधी बता दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज आप शुक्र कीजिए कि हमारे देश में ऐसे लोगों का दबाव काम नहीं आया और सरकार सीए जैसे कानून को डाइल्यूट नहीं करी, वरना जो हाल फ्रांस में हुआ वही इंडिया, या जो हाल पेरिस में वो इंडिया में भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी के एक बयान को आज आपको सुनना चाहिए। आज विजय दिवस है, एक ऐसा बयान जिसे सुनकर हर उस व्यक्ति को दुख पहुंचेगा जो देश की सेना से प्यार करता हो, देश की सेना का सम्मान करता है और जिसे देश की सेना के पराक्रम पर जरा भी शक नहीं है। यह बयान कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का चेहरा राहुल गांधी का है। भले ही तवांग में, गलवान से लेकर तवांग तक भारतीय सेना ने गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि सेना, चीन की सेना अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीट रही है। बयान सुना दीजिए आप।
जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मतलब सोचिए, भारतीय सेना ने गलवान में गुरूर तोड़ा, डोकलाम में भी गर्दनें तोड़ी और यहां पर भी, फिर भी राहुल गांधी के लिए भारत की सेना कमजोर है, भारत की सेना पिट रही है। राहुल गांधी के अलावा आपको याद होगा असद ओवैसी, चाहे असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि सेना मार खा रही है। हालांकि सेना का अपमान करने वाले बयान में राहुल गांधी थोड़ा पिछड़ गए। राहुल गांधी से पहले महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि भारतीय सेना चीन की सेना से पिट रही है। देश नहीं झुकने देंगे में फिलहाल इतना ही। अब आगे सवाल की एक बार